हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आई अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपके एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्रेंड नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, जो कि आपकी मेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पिछली मुख्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें भी आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में केग कहते हैं। क्या कहते हैं? केग। और इस केग का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये कैग का फुल फॉर्म होता है। तो हम बीच बीच में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शब्द न बोलते हुए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलेंगे, तो आप समझ जाना, ठीक है। चलिए इसमें शुरू करते हैं। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, तो इनका हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इनका प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद में इन्हें शॉर्ट फॉर्म में या इन्हें संक्षेप में हम महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। इसके बाद में यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हमारे भारत में भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया कौन होता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का भी नियंत्रक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे भारत में जो वित्तीय व्यवस्था होती है, वित्त से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं हमारे भारत में, उन सभी का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। इन सभी की जानकारी हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, इसमें इसका नियंत्रण राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर होता है और इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभालना। मतलब हमारे भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वित्तीय व्यवस्था को संभालना, ठीक है। ये इसी का काम होता है। हमारे भारत में जितने भी आज तक घोटाले उजागर हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप जो लगाए जाते हैं और उन भ्रष्टाचार को उजागर करने का कार्य किया है, तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने ही किया है, ठीक है। तो जितने भी आप घोटाले के नाम सुनते हैं, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चारा घोटाला हो, यूरिया घोटाला हो, नलकूप घोटाला हो या और अन्य कोई सा घोटाला हो, ये सभी घोटाले के बारे में उजागर कौन करता है? इन सभी भ्रष्टाचार के बारे में या इन सभी घोटालों के बारे में सूचना या जानकारी कौन देता है? तो हमारा कैग देता है, ठीक है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैग के बारे में क्या कहा है? नियंत्रक एवं महालेखा के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में क्या कहा है इन्होंने? तो ये सुनिए इसमें। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था उस समय जब हमारा भारत का संविधान बनाया जा रहा था, ठीक है फ्रेंड। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। हो सकता है एग्जाम में आपसे 3 नंबर में पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में क्या कहा था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनका हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर प्रावधान है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है और संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में इसके बारे में प्रावधान है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक कैग का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसके पद का प्रावधान किया गया है। तो देखिए इसमें किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। तो पहला अनुच्छेद देखिए, इसमें अनुच्छेद 148, ठीक है। तो अनुच्छेद 148 में लिखा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी अनुच्छेद 148 के तहत ही हमारे भारत के राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 149, 149। इसमें लिखा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं उसकी शक्तियां, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 नंबर में से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 149 में क्या लिखा है, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला है अनुच्छेद 150।
तो अनुच्छेद 150 में लिखा है संघ तथा राज्यों के लेखे के प्रकार या लेखों के प्रारूप, मतलब इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो लेखे होते हैं उनके प्रारूप या उनके प्रकार का वर्णन अनुच्छेद 150 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 151। इसमें अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रावधान किया गया है, अर्थात कि हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने प्रतिवेदन तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं, तो केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के विभागों से संबंधित रिपोर्ट या प्रतिवेदन ये राष्ट्रपति को देते हैं और राज्य सरकार के जितने भी विभाग होते हैं उससे संबंधित अगर कोई लेखे हैं तो ये प्रतिवेदन हमारे राज्यपाल को देते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर ये क्या करते हैं, तो जब हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं तो राष्ट्रपति इन्हें संसद में रखवाते हैं और राज्यों के राज्यपाल इन्हें राज्यों की विधानसभा में रखवाते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो यहाँ से आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 148 में किसका प्रावधान है, ये आपसे पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संवैधानिक प्रावधान लिखिए। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना होगा, ठीक है फ्रेंड। अलग अलग अनुच्छेद भी आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर कंप्लीट संवैधानिक प्रावधान भी पूछा जा सकता है, या यूँ भी पूछ सकता है कि संविधान के भाग 5 का अध्याय 5 इसमें क्या लिखा है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसकी योग्यता क्या है। तो हमारे भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की योग्यता का स्पष्ट वर्णन नहीं है, परंतु हमारी संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर योग्यताएं इसकी निर्धारित की गई है। तो कौन कौन सी योग्यताएं हैं, तो ज़्यादा इनकी कोई योग्यता नहीं है, 2 योग्यताएं हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो पहली योग्यता देखिए कि भारत का नागरिक हो, सबसे पहला यहाँ पर आपको ध्यान रखना पॉइंट कि क्या हो, तो वह भारत का नागरिक हो। और दूसरी योग्यता इसके लिए रखी गई है कि लोक वित्त या सरकारी लेखा का विशेषज्ञ हो, या फिर न्यूनतम 10 वर्ष तक लोक सेवक के पद पर रह चुका हो। तो ये 2 योग्यताएं जो व्यक्ति धारण करता है उसे कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हमारे भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो भारत के प्रथम CAG ये थे श्री नरहरि राव, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर भारत में वर्तमान CAG कौन है, तो CAG या कैग, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, आपको याद रखना है, क्योंकि कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कैग भी कहते हैं या CAG भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में हमारे भारत के CAG कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये 8 अगस्त 2020 से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब हो सकता है कि हम आपको अभी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर किसी और लोक सेवक अधिकारी को या किसी और IAS को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो ये आपको हमेशा अपडेट करके याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे देखिए कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर कार्यभार संभालने से पहले ये राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलाते हैं, तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति भी करते हैं और शपथ भी दिलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर इनका कार्यकाल कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। हमारा समझ में, उदाहरण के लिए गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में ये 50 साल के हैं, तो कितने साल कार्य करेंगे, 6 साल। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद मान लीजिए दूसरा उदाहरण
कि अगर गिरीश चंद्र मुर्मू मान लीजिए कि 63 साल के हैं, 63 ईयर, तो कितने वर्ष कार्य करेंगे? 2 साल। जैसे 65 वर्ष के होंगे और ये अपने पद से या इनका पद समाप्त हो जाता है, ये रिटायरमेंट हो जाएगा इनका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनमें से जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले भी यदि नियंत्रक महालेखा परीक्षक चाहें तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर इनको हटाने का आधार क्या होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर हमारे भारत के उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी आधार पर इनको भी हटाया जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? तो उनको संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत के द्वारा जो प्रस्ताव पारित होता है उस आधार पर इन्हें हटाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है वैसे इन्हें भी हटाया जाता है। और किस आधार पर इनके खिलाफ में प्रस्ताव रखा जाएगा संसद में? तो दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, तो दुर्व्यवहार का मतलब होता है बुरे व्यवहार। तो जब ये बुरे व्यवहार में पाए जाते हैं या फिर अयोग्य होते हैं, मतलब कार्य करने में सक्षम नहीं होते या कार्य करने में असमर्थ होते हैं, तो इन परिस्थितियों में इन्हें हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाता है। और जब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास हो जाता है या यह संकल्प पारित हो जाता है तो इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ये इनको हटाने की प्रक्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इनकी स्वतंत्रता। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के बारे में हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। तो संविधान में इनकी स्वतंत्रता के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो कौन कौन से प्रावधान है ये देखिए इसमें। तो पहला पॉइंट है इसमें कि इन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है या कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसके बाद में इन्हें राष्ट्रपति संविधान में वर्णित या संविधान में उल्लेखित कार्यवाही के द्वारा ही हटा सकते हैं। ये अपनी इच्छा से राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नहीं हटा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण नहीं करते। आ रहा समझ में? तो राष्ट्रपति कभी भी सीएजी को या कैग को उनकी इच्छा से नहीं हटा सकते। इनको उसी आधार पर उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे नियंत्रक एवं महालेखा जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर यह अपना पद छोड़ने के बाद कोई भी केंद्र सरकार का पद हो चाहे राज्य सरकार का पद हो उसे ग्रहण नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे अगली स्वतंत्रता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत उसके कार्यालय में सेवा करने वाले सभी कर्मचारी या व्यक्ति जिन्हें वेतन दिया जाता है, भत्ते दिए जाते हैं और पेंशन दी जाती है, ये सभी किस पर भारित होते हैं? ये सभी हमारे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। और संचित निधि का अर्थ क्या होता है? तो संचित निधि का अर्थ है कि संसद में इस पर सिर्फ चर्चा हो सकती है, इस पर मतदान नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन तथा उसकी सेवा शर्तें सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। आ रहा समझ में? मतलब कि जब तक संसद निर्धारित नहीं करेगी तब तक न तो हमारे राष्ट्रपति और न ही हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, इनके वेतन भत्ते सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थात पद पर रहते हुए इनके किसी भी प्रकार से अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता संसद को छोड़कर। ठीक है, सिर्फ संसद ही परिवर्तन कर सकती है। संसद को ही इनके वेतन सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। अब इनके वेतन कितने होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि इनका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है।
और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सैलरी कितनी होती है? तो 2,50,000 ये वर्तमान में उनकी सैलरी है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सैलरी भी 2,50,000 होती है। इसके बाद फिर इनके वेतन, अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में, उसके अधिकारों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अब देखिए फ्रेंड, इसमें कर्तव्य और शक्तियाँ। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसको पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह केंद्र या राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े मामलों को स्थापित करे। यह अधिकार हमारी संसद को प्राप्त है। इसके बाद फिर अगला आता है कि संसद ने महालेखा परीक्षक को कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें संबंधी अधिकार दिया है और संसद ने महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 इसको प्रभावी बनाया था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस अधिनियम को 1976 में 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा परीक्षा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया था। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके कर्तव्य से या उसके दायित्वों से अलग कब किया गया था? तो 1976 की बात है। अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये दोनों के अलग अलग कार्य हो गए हैं। तो कब से हो गए ये? 1976 से 1976 से। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, इसमें अगला पॉइंट आता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं इसमें? तो देखिए इसमें तो पहला पॉइंट आता है इसमें कि वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा कर सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि से जो पैसा खर्च होता है या व्यय होता है, या फिर राज्य की संचित निधि से जो पैसा खर्च होता है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा होती है, तो इनके द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है, तो इससे संबंधित सभी लेखों की जांच या फिर इन सभी लेखाओं की लेखा परीक्षा हमारा CAG कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आता है कि वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा कर सकता है। आ रहा समझ में? तो भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की जो आकस्मिकता निधि होती है। अब ये आकस्मिकता निधि क्या है? तो आकस्मिकता निधि हम देखते हैं कि जब सरकार को अचानक या संकट के समय जो वित्त की आवश्यकता होती है, तो उस समय आकस्मिकता निधि से ही पैसा या धन व्यय किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी राज्य सरकारों के पास और केंद्र सरकार के पास भी आकस्मिकता निधि होती है। तो जब इन निधि से पैसा खर्च किया जाता है, पैसा धन व्यय किया जाता है, तो उनकी लेखा परीक्षा करने का भी दायित्व हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक को होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को देते हैं और हमारे राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष पेश करवाते हैं या इनको रखवाते हैं। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 में प्रावधान किया गया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक जब राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं तो राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को या उस रिपोर्ट को कहाँ पर रखवाते हैं? तो ये संसद में रखवाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक या वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग मतलब जो व्यापार होता है, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं, तुलना पत्रों, इन सभी का लेखा परीक्षण भी करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर वह केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा भी करता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ या राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर प्राप्तियों, स्टॉक लेखाओं
इनकी भी लेखा परीक्षा हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे, अब जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं तो वह निम्नांकित प्राप्तियों और व्ययों का भी लेखा परीक्षण करता है। तो कौन कौन सी प्राप्तियां हैं, कौन कौन से व्यय हैं जिनका लेखा परीक्षण भी हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें पहला पॉइंट है इसमें कि वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या है, तो हमारे भारत में जितने भी निकाय हैं या जितने भी प्राधिकरण हैं जिन्हें हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार अनुदान देती है, तो इन सभी के लेखा परीक्षा हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर सकता है। इसके बाद फिर जो सरकारी कंपनियां होती हैं तो सरकारी कंपनियों के भी लेखाओं की जांच हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर सकता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि जब संबद्ध नियमों द्वारा आवश्यक हो या अन्य निगमों एवं निकायों का लेखा परीक्षण हो तो भी हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसका लेखा परीक्षण करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा के प्रारूप में रखे जाने चाहिए या नहीं रखे जाने चाहिए। आ रहा समझ में? यह भी आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये सब महत्वपूर्ण कार्य हैं हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के। इसके बाद और भी उनके कार्य हैं, तो देखिए यहाँ पर, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऋण निक्षेप निधि मतलब जमा निधि, ठीक है, जमा, अग्रिम, बचत खाता और धन प्रेषण, व्यवसाय से संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी लेन देन, इनका लेखा परीक्षण भी CAG या कैग करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति इन लेखाओं को संसद के पटल पर रखवाते हैं। तो यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है इसमें कि वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट हमारे राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल में रखवाते हैं। तो इसका प्रावधान भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 में किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला पॉइंट आता है इसमें कि वह मतलब हमारा कैग, तो वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों मतलब जिनसे आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत कर या शुल्क आता है, तो कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें लागत सम्मिलित नहीं होती, तो इस प्रकार की जो आय होती है इनका निर्धारण और इन्हें प्रमाणित भी हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक करते हैं। और यह अनुच्छेद 279 आर्टिकल 279 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, और फिर इसके लिए हमारे कैग जो प्रमाण पत्र पेश करते हैं वही प्रमाण पत्र अंतिम होता है। इसके बाद वह मतलब हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। जैसे या उदाहरण के लिए जैसे स्थानीय निकायों की भी लेखा परीक्षा हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। आ रहा समझ में? यदि हमारे राज्यपाल से ये कहते हैं इनसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक से कि आप स्थानीय निकायों की भी जांच कीजिए या स्थानीय निकायों के लेखाओं की भी लेखा परीक्षण कीजिए, तो हमारे कैग ये लेखा परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें अगला कार्य है इसका नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कि वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन करता है और उनकी रक्षा करता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य सरकार के जो लेखे होते हैं उनको एकत्रित करता है। संकलन का मतलब क्या होता है? एकत्रित करना, और उनकी रक्षा करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर यह संसद की लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोक लेखा समिति की समय समय पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक सहायता करता है और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी करता है। जो लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं उनका मार्गदर्शन भी हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है, इसलिए इसको लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है।
ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक किसे कहते हैं, तो ये कैग को कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए इसमें कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है तो CAG राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। जो हमारे कैग होते हैं या कैग होते हैं या CAG होते हैं, ये हमारे राष्ट्रपति को कितने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कौन कौन से हैं, तो पहला याद रखना है आपको विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, आ रहा समझ में। दूसरा है वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, तो वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा। और तीसरा होता है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। अब इन तीनों का अर्थ क्या हो जाता है, तो जो विनियोग लेखा या विनियोग लेखाएं होते हैं, ये जब सरकार के द्वारा धन निकाला जाता है तो उस पर प्रतिवेदन हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं। और वित्त लेखा मतलब जो हमारी सरकार के पास धन होता है उससे संबंधित जो भी खर्चा हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को प्रतिवेदन के रूप में देते हैं। इसके बाद फिर जो सरकारी उपक्रम होते हैं, और सरकारी उपक्रम का मतलब जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं, तो सरकारी उपक्रम में जैसे भेल सेल गेल जो महारत्न कंपनियां हैं। इसके बाद फिर जो सरकारी बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो जितने भी सरकारी बैंक हैं कंपनियां हैं सरकारी, इन सभी के लेखे भी हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक तैयार करते हैं और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन के रूप में देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब राष्ट्रपति इन प्रतिवेदन को कहाँ रखवाते हैं, तो राष्ट्रपति इन प्रतिवेदन को संसद में रखवाते हैं। तो संसद के दोनों सदनों में इन्हें रखवाया जाता है। और इसके बाद जो लोक लेखा समिति होती है, तो लोक लेखा समिति फिर इसकी जांच करती है। और जब लोक लेखा समिति को कुछ समझने में दिक्कत आती है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उस समय नियंत्रक महालेखा परीक्षक इस लोक लेखा समिति की सहायता करता है। ठीक है। इसके बाद फिर ये जो लोक लेखा समिति होती है जब पूरा निष्कर्ष निकाल लेती है तो इन निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। मतलब कि ये लोक लेखा समिति फिर हमारी संसद को बताती है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से धन से संबंधित घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये सब फिर यहाँ पर उजागर किया जाता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोक लेखा समिति होती है तो ये अकेले ही जांच कर लेती है, क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं ये हमारे संसद के सदस्य होते हैं। अब जो संसद के सदस्य हैं ये हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बराबर विद्वान है क्या, या इनको लेखाओं का ज्ञान है क्या, नहीं है। तो जब इन्हें समझ में नहीं आता है तो फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक इनकी सहायता करता है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए कैग की भूमिका। अब कैग की या नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका है, तो इसकी भूमिकाओं के बारे में इसका पहला पॉइंट देखिए। तो पहला पॉइंट है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि की रक्षा के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है। तो हमारे भारत में जो वित्त प्रशासन होता है तो उसके क्षेत्र में जो भारत के संविधान में एवं संसदीय जो विधि की रक्षा करने का उत्तरदायित्व है, तो ये अधिकार किसके पास है, हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास। इसके बाद फिर कार्यपालिका। अब कार्यपालिका आपको हम पहले बता चुके हैं कि कार्यपालिका किसे कहा जाता है, तो कार्यपालिका मंत्रिपरिषद। ठीक है। तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका होती है। तो इसमें जितने भी मंत्री होते हैं ये अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ठीक है। और कार्यपालिका में हम यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, और उप मंत्री, ये इन सभी को शामिल इसमें किया जाता है। इनको मिलाकर मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो कार्यपालिका का संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व कैग की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। मतलब जो हमारी कार्यपालिका होती है, जो हमारे मंत्रिपरिषद होती है, तो इसका संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व ये किसे दिया गया है, तो ये हमारे कैग को दिया गया है। आ रहा समझ में। इन सभी की जो वित्तीय प्रशासन होता है या जो जितने वित्त से संबंधित कार्य किए जाते हैं, पैसा खर्च किया जाता है, तो इन सभी का लेखा परीक्षण या इन सभी की जांच कौन करेगा, तो हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक करते हैं। और इससे संबंधित प्रतिवेदन तैयार करता है हमारा
नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हो सकता है आपसे 3 नंबर पे पूछ ले कि संसद का एजेंट किसे कहते हैं, तो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। ठीक है, और उसी के माध्यम से खर्च का लेखा परीक्षण भी करता है। तो हमारा एजेंट होता है संसद का कौन, महालेखा परीक्षक, और यही खर्च का लेखा परीक्षण भी करता है। और इस तरह वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। ध्यान रखना, यह किसी नेता या हमारे प्रधानमंत्री या और अन्य किसी मंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक सिर्फ और सिर्फ संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं या उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट आता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक को खर्चों की लेखा परीक्षा में प्राप्तियों, भंडारों, इसके बाद में स्टॉक के लेखा परीक्षण की तुलना में अधिक स्वतंत्रता होती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो फिर से समझिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक को खर्चों की लेखा परीक्षा में प्राप्तियों, भंडारों, स्टॉक के लेखा परीक्षण की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि खर्च के संबंध में वह लेखा परीक्षा के विषय क्षेत्र को निश्चित करता है। इसके बाद फिर स्वयं अपनी लेखा परीक्षा संहिता या स्वयं लेखा परीक्षा संहिताओं तथा नियमावलियों की भी रचना करता है। तो जब नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जांच करना है किसी भी लेखे से संबंधित, तो यह उसके अनुसार अपने नियम बना सकता है। एक नियमों की सूची खुद तैयार कर सकता है कि हमें किस प्रकार से लेखा परीक्षण करना है। तो ये इनके नियमों की सूची वह खुद बना सकता है, खुद ये नियम तैयार कर सकता है वह। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि अन्य लेखा परीक्षाओं को पूरा करने के लिए नियमावलियों के संबंध में सरकार से स्वीकृति लेना भी पड़ती है इसे। ठीक है, तो ये खुद अपनी नियमावली तैयार तो कर सकता है, परंतु इसे सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, सरकार से इसे स्वीकृति लेना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद वह सरकारी व्यय मतलब सरकारी खर्च की तर्कसंगतता और मितव्ययता की भी जांच करता है। इसके बाद जो व्यर्थ का दिखावा होता है उसकी भी जांच करता है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया गया है तर्क के अनुसार सही है या गलत है, इसकी जांच करता है। इसके बाद फिर मितव्ययता की भी जांच करता है। यहाँ पर मितव्ययता का अर्थ क्या है, तो मितव्यय का अर्थ होता है वैसा कि कम से कम खर्च करना, ये मितव्ययता कहलाती है। तो क्या सरकार ने मितव्ययता का ध्यान रखा है या नहीं, इसकी जांच करता है। इसके बाद फिर सरकार के द्वारा या फिर जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा कभी कभी व्यर्थ का दिखावा किया जाता है, तो इस पर भी हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक टिप्पणी करता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक और लोक लेखा समिति, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा लोक लेखा समिति होती है, ठीक है, तो इसमें हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति की सहायता करते हैं। तो किस प्रकार सहायता करते हैं ये देखिए इसमें आगे। तो जब हमारे राष्ट्रपति प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं, ठीक है, तो उस समय फिर संसद वह प्रतिवेदन लोक लेखा समिति को दे देती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो संसद के द्वारा किए गए के प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति को सौंपा जाता है और लोक लेखा समिति द्वारा किए गए के प्रतिवेदन को सरल किया जाता है और इसमें जांच करना शुरू करती है। फिर क्या होता है, तो लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करती है। तो इस समय जो प्रतिवेदन की जांच करती है लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति इसको समझती है, इसकी जांच करती है, और जहां पर लोक लेखा समिति के सदस्यों को समझने में परेशानी होती है, समस्या होती है, तो उस समय फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहायता ली जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर लोक लेखा समिति के द्वारा प्रतिवेदन को समझने के लिए कभी भी केक को बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जब केक को बुलाया जाता है तो केक इनकी सहायता करता है लोक लेखा समिति के सदस्यों को। ठीक है, जांच पड़ताल में इन्हें जहाँ परेशानी आ रही थी वहाँ पर केक इन्हें समझाता भी है। तो इसीलिए
कैग को मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है कि कैग को सरकार के आय व्यय की देखरेख करने वाली सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कैग की भूमिका जनता के धन के रक्षक के रूप में होती है। मतलब कि जनता का जो पैसा होता है, जनता का पैसा कौन सा, तो हम लोग जो टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देते हैं, ठीक है, बिजली का बिल देते हैं या इसके अलावा और भी कई तरीके से हम भुगतान करते हैं, ठीक है। तो जो टैक्स हम देते हैं, कर देते हैं, तो यही इस पैसा सरकार के पास जाता है, तो ये जनता का पैसा होता है। तो जनता के धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो जनता के धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दी गई है। तो इसे सार्वजनिक धन का रखवाला भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्वजनिक धन का रखवाला किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, ठीक है। सार्वजनिक धन का रखवाला या इसी को वॉच डॉग भी कहते हैं, ठीक है। तो आज तक हमारे भारत में जितने भी भ्रष्टाचार से संबंधित घोटालों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो ये हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने ही निभाई है। आ रहा समझ में, इसी के माध्यम से घोटालों को उजागर किया जाता है, ठीक है। आज तक जितने भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, इन सभी घोटालों को पकड़ने में इसी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे कैग तथा निगम, ठीक है। तो कैग मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और हमारे भारत में जो निगम होते हैं तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानना जरूरी होता है। तो सार्वजनिक निगमों के साथ इसके संबंध को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। तो ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए पहला वर्ग है कि कुछ निगमों की लेखा परीक्षा निजी लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है, ठीक है, जो CAG की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि कुछ ऐसे निगम होते हैं जिनकी लेखा परीक्षा निजी लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है और CAG के सलाह पर हमारी केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें नियुक्त किए जाते हैं, और यदि आवश्यक हो तो CAG इसमें पूरक लेखा परीक्षा भी कर सकता है। मतलब ज़रूरत पड़ने पर हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी इसकी जांच पड़ताल कर सकता है, इसके जांच कर सकता है। इसके उदाहरण क्या है, तो इसके उदाहरण है हमारे पास केंद्रीय भंडारण निगम और औद्योगिक वित्त निगम। तो ये ऐसा निगम होते हैं जिनकी जांच या जिनका लेखा परीक्षा का कार्य निजी लेखा परीक्षकों के द्वारा किया जाता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर हमारे कैग भी इसमें कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर अगला आता है कि कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह और प्रत्यक्ष तौर पर केंद्र हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा ही की जाती है। मतलब कि कुछ ऐसे निगम होते हैं जिनकी लेखा परीक्षा पूरी तरह से एवं प्रत्यक्ष तौर पर हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कैग के द्वारा की जाती है। तो ऐसे कौन कौन से निगम हैं, तो इसका उदाहरण है दामोदर घाटी विकास निगम। इसकी जांच पड़ताल या इसकी पूरी लेखा परीक्षा का कार्य हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक करते हैं। दूसरा आता है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। इसके बाद फिर एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, ठीक है। इन सभी की जांच या इन सभी की लेखा परीक्षा का कार्य हमारे कैग करते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि कुछ लेखा परीक्षा निजी पेशेवर के अंकेक्षकों के द्वारा भी की जाती है। कुछ ऐसे परीक्षा या कुछ ऐसे लेखे होते हैं जिनकी परीक्षा कौन करता है, तो जिनकी परीक्षा का कार्य जो निजी पेशेवर अंकेक्षक होते हैं ये इनका कार्य करते हैं, तथा इसमें CAG की मतलब हमारे कैग की कोई भूमिका नहीं होती, और ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा सीधे संसद को प्रस्तुत करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से निगम हैं कि जिनकी जांच या जिनका लेखा का कार्य, जिनकी लेखा परीक्षा का कार्य हमारे निजी पेशेवर अंकेक्षक करते हैं और ये अपने रिपोर्ट सीधे संसद को प्रस्तुत करते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हैं जो आपको ध्यान रखना है, जिसमें पहला है जीवन बीमा निगम, दूसरा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा होता है भारतीय स्टेट बैंक, और इसके बाद भारतीय खाद्य निगम आदि, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आ जाता है CAG की आलोचना। मतलब कि जो केंद्र हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य करता है तो इसकी आलोचना किन आधारों पर की जाती है। तो इसमें एक विद्वान है
लोक प्रशासन के, जिनका नाम है पॉल एच एपलबी। ठीक है, तो जो पॉल एच एपलबी हैं, इन्होंने नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में कुछ बातें बताई हैं या इनकी कुछ आलोचनाएं की हैं। ठीक है, और इन्होंने राय दी है कि CAG को लेखा परीक्षा के दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए। ठीक है, इन्हीं आधारों पर इनकी कुछ आलोचना की गई है। तो इनकी आलोचना के बिंदु कौन कौन से हैं, ये अब यहाँ पर देखिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात CAG या CAG का कार्य वास्तव में औपनिवेशिक शासन की ही एक विरासत के रूप में है। मतलब कि इसका ये कहना था पॉल एच एपलबी का कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य है, ये तो उसी आधार पर कार्य कर रहा है जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में किया जाता था। ठीक है, तो यह औपनिवेशिक शासन की विरासत के रूप में ही है, यह उसी तरीके से कार्य करता है, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। तो पहली आलोचना का ये बिंदु है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि संसद की लेखा परीक्षा को, संसदीय दायित्व के महत्व को बड़ा चढ़ाकर देखा जाता है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि संसद CAG के कार्यों को परिभाषित करने में सफल नहीं हो पाई है या संसद CAG के कार्यों को परिभाषित करने में विफल रही है जितना कि संविधान में उससे अपेक्षा की गई थी। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि वास्तव में CAG का कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये इन्होंने कहा था पॉल एच एपलबी ने। तो पॉल एच एपलबी ने कहा था कि जो CAG होता है इसका कार्य वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस तरीके से इसको बड़ा चढ़ाकर देखा जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि लेखा परीक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में न तो जानते हैं और न ही उनसे ऐसी कोई अपेक्षा की जाती है। आ रहा समझ में। ये एपलबी के द्वारा की गई आलोचना है जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके अलावा और भी कुछ आलोचना के पॉइंट हैं, तो देखिए इसमें। तो यह एक अत्यंत नीरस तथा सीमित उपयोगिता वाला कार्य है। ये पॉल एच एपलबी ने कहा था कि ये कैसा कार्य है, तो यह नीरस कार्य है और सीमित उपयोगिता वाला कार्य है। इसके बाद फिर अगला है कि किसी विभाग का उप सचिव अपने विभाग की समस्याओं के बारे में CAG से तथा उसके समस्त कर्मचारियों से कई गुना ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ये कहा पॉल एच एपलबी ने। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी भी विभाग की जांच करते हैं, किसी विभाग के लेखाओं की जांच करते हैं, तो फिर वहाँ पर जो उप सचिव होता है तो वह उप सचिव इनसे ज़्यादा जानकारी रखता है, क्योंकि जो सचिव या जो उप सचिव अपने विभाग का उप सचिव है तो उसे CAG से अपने विभाग की ज़्यादा जानकारी होती है। क्या CAG को दूसरे विभागों की संपूर्ण जानकारी है? नहीं है। तो जो जिस विभाग का उप सचिव होता है, सचिव होता है, तो उसे अपने विभाग की ज़्यादा जानकारी होती है। आ रहा समझ में। तो इसी आधार पर पॉल एच एपलबी ने इनकी आलोचना की है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि CAG निर्णय लेने तथा काम करने की बढ़ती अनिच्छा का प्राथमिक कारण है। आ रहा समझ में। मतलब क्या है, तो इन्होंने कहा कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। इसके बाद फिर काम करने की बढ़ती अनिच्छा, मतलब काम करने की इसकी इच्छा भी नहीं होती। ये ऐसी आलोचना कर रहे हैं कौन, पॉल एच एपलबी। तो ये सब इसके प्राथमिक कारण हैं। इसके बाद लेखा परीक्षा एक नकारात्मक प्रभाव होता है, मतलब कि जब ये लेखा परीक्षा करता है तो इसमें जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सब आलोचना के पॉइंट बताए हैं किसने, पॉल एच एपलबी ने। ठीक है फ्रेंड, लेकिन फिर भी इन सभी आलोचनाओं के बावजूद हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आज भी निष्पक्ष होकर भ्रष्टाचार की जांच करता है। आज भी हम देखते हैं कि विभिन्न विभागों में जो घोटाले होते हैं तो उनको पकड़ने में हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड आज का हमारा यह टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के वीडियोस, जो आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।